दोस्तों मैं सौरभ दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का DSR क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आप सभी को पदार्थ के बारे में बताया, पदार्थ की विशेषताएं बताई कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इनके बीच खाली स्थान होता है और ये जो है नियमित रूप से गति करते रहते हैं और इनके बीच आकर्षण बल होता है। उसके बाद हमने पदार्थ की अवस्थाएँ बताई। पदार्थ की अवस्थाओं में हमने आपको बताया कि इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है, एक भौतिक आधार पे और एक रासायनिक आधार पे। भौतिक आधार मतलब बाहरी तौर पे कि बाहर से इनको कैसे कैसे इनको देखा जाता है। तो बाहरी आधार पे इनको जो है ठोस, द्रव और गैस में बांटा गया है। और दूसरा रासायनिक आधार पे इनको बांटा गया है। रासायनिक आधार पे कैसे मतलब इनके आंतरिक तौर पे, उसके आधार पे इन्हें क्या बांटा गया है, तत्व में, मिश्रण में और यौगिक में। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके थे। आज दोस्तों हम इसके आगे पढ़ने जा रहे हैं और हम देखेंगे कि पदार्थ पे तापमान के परिवर्तन का कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। आज हम देखेंगे पदार्थ में तापमान परिवर्तन क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों, इसको समझने के लिए हम कोई ठोस ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ये ठोस है, ठीक है दोस्तों। तो हमने आपको बताया था कि सभी पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और उनके बीच में नियमित रूप से गति होती रहती है। तो मान लीजिए ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और इनमें नियमित गति होती रहती है। और मैंने आपसे यही बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो देखिए जो ठोस होता है, ठोस में पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है। तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, इनमें होती तो है लेकिन जगह कम होने की वजह से जैसे ये बहुत कम वाइब्रेट कर पाते हैं। जैसे इनके स्थान को देखिए आप, इसके पास सिर्फ इतनी जगह है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कर सकता है ये। तो आप देखेंगे कि ये बहुत कम गति कर पाता है। लेकिन अगर हम इसको उष्मा दें, मान लीजिए हम यहाँ से किसी जगह बर्नर वगैरह कुछ लगा के उष्मा देते हैं। ये क्या है, उष्मा। इसको दोस्तों हम उष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हीट देने पे क्या होगा दोस्तों, इसके टेम्परेचर में बढ़ावा होगा, मतलब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ये देखिए इसका टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आप सोच रहे होंगे, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब दोस्तों इसके जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा और बढ़ेगी। मान लीजिए पहले मतलब कि बहुत कम गतिज ऊर्जा थी, कम गति से वाइब्रेट करते थे। लेकिन जब आप इसको उष्मा देंगे, उष्मा क्या है, उष्मा दोस्तों एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा जब हम इसको देंगे तो ऊर्जा कहाँ जाएगी, जानते हैं ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अब ये ऊर्जा कहाँ जाएगी, ये ऊर्जा इन पार्टिकल के पास जाएगी। जब ऊर्जा इन पार्टिकल्स को मिलेगा तो इन पार्टिकल्स की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। मतलब कि मान लीजिए अगर ये ऐसे गतिज ऊर्जा हल्का हल्का कर रहे थे तब इनकी गति थोड़ी और बढ़ जाएगी। अब फिर क्या होगा, हम इसको और ज़्यादा हीट दे रहे हैं तो इनकी मतलब गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ रही है। अब धीरे धीरे क्या होगा, हमने आपको बताया था पदार्थों की विशेषताएं में चौथी विशेषता कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब गतिज ऊर्जा इसके पास इतनी ज़्यादा हो गई कि ये इनके पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल था, ये गतिज ऊर्जा उससे ज़्यादा हो गई। अब जब ये गतिज ऊर्जा पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा दोस्तों, अब ये यहाँ से हटने का प्रयास करेगा। तो क्या होगा कि पहले ये पार्टिकल यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा, ये निकलने का प्रयास करेगा। ऐसा क्यों करते हैं, अभी तक ये बंधे इसलिए थे कि इनका जो अट्रैक्शन फोर्स था वो ज़्यादा था। लेकिन अब इनके पास एनर्जी आ गई है, अब इनके पास इतनी एनर्जी है क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं। तो ये बाहर यहाँ से निकलना चाहेंगे और वो निकलेंगे। जब एनर्जी इनके पास ज़्यादा हो जाएगी तो मान लीजिए यहाँ का कोई पार्टिकल है, सबसे नीचे देखिए यहाँ के जो पार्टिकल है इनके पास जब एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इस अट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा, तब क्या होगा ये दोस्तों, ये बाहर निकलने लगेंगे। ऐसे करते करते धीरे धीरे सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या देखते हैं
कि ये अपना फेज ही चेंज कर लेता है। मतलब समझ रहे दोस्तों, ये अपनी अवस्था ही परिवर्तित कर देता है। मतलब ये ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। आपको पता होगा ठोस और द्रव में क्या अंतर होता है। ठोस और द्रव में पार्टिकल्स के बीच की गैप का ही अंतर होता है, ठीक है। और उसमें अट्रैक्शन फोर्स कम होता है द्रव में, और ठोस में ज़्यादा होता है। हमने इसको इतनी ज़्यादा ऊर्जा दे दी कि इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया और इनके बीच की दूरी ज़्यादा होगी। हमने वो कंडीशन ला दी जो एक द्रव में होती है। अब क्या हुआ, ये द्रव में परिवर्तित हो गया। समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब ये द्रव में परिवर्तित हो गया। तो दोस्तों आपने देखा होगा शुरुआत में जब हम इसको उष्मा देते हैं, शुरुआत में इसको जब हम उष्मा देते हैं तब तो इसका टेम्परेचर बढ़ता है। शुरुआत में उष्मा देने पर इसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन जब इसके पार्टिकल्स गतिज ऊर्जा अपनी बढ़ाने लगते हैं और अपनी अवस्था को परिवर्तित करने लगते हैं, जब ये अपनी अवस्था को परिवर्तित करने लगते हैं, मतलब ठोस की द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगते हैं, तो इस समय पे तापमान में परिवर्तन नहीं होता। इस समय जो तापमान है, जो भी तापमान पहुंचता है इस समय, वो तापमान नियत रहता है, वो तापमान नियत रहता है। तो यही से आप समझिए कि वह तापमान, ऐसा तापमान जिस पे ठोस द्रव में परिवर्तित होता है, उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। समझ रहे दोस्तों। तो ऐसा ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। अब आइए, आपको कोई ऐसा पदार्थ पता है, ठोस पदार्थ जिसका गलनांक आप जानते हो? जानते हैं? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, आइस, बर्फ का गलनांक कितना होता है? बर्फ का गलनांक होता है आपका 0 सेल्सियस, ठीक है। मान लीजिए कोई बर्फ है, बर्फ में क्या होता है, 0 सेल्सियस टेम्परेचर पे बर्फ जो है वो द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जानते हैं ना, 0 सेल्सियस पे बर्फ जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ये आप जानते होंगे। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं, हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि तापमान देकर हमने एक ठोस पदार्थ को द्रव में परिवर्तित कर दिया। इसका मतलब आप कुछ समझ रहे हैं कि तापमान से हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं, तापमान से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आप देखिए, एक ही पदार्थ कई अवस्थाओं में रह सकती है, एक ही पदार्थ कई अवस्थाओं में रह सकती है। जैसे आप देखते होंगे बर्फ, पानी और भाप, ये तीनों एक ही पदार्थ के हैं, ठीक है। लेकिन तापमान में अंतर होने के कारण ये अलग अलग अवस्थाओं में रहते हैं। चलिए इसके विषय में समझते हैं कैसे होता है ये। जैसे देखिए, आपके पास कोई बर्तन है कांच का, आपके पास कोई बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ जो हो वो भी 0 सेल्सियस का, ठीक है। अब इसमें क्या करिए, आप एक थर्मामीटर लगा दीजिए दोस्तों। इस बर्फ में हमने एक थर्मामीटर लगा दिया, थर्मामीटर जो तापमान नापने वाला होता है, ठीक है। अब थर्मामीटर इसको टच किए हुए है, इसमें पूरा टेम्परेचर स्केल बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। अब हमने इसको हीट देना स्टार्ट कर दिया। अब जब हमने इसको हीट देना स्टार्ट किया तो हम देखते हैं कि इसका तापमान नहीं बढ़ता, इसका तापमान नहीं बढ़ता, बल्कि क्या होता है कि ये ठोस से द्रव में परिवर्तित होने लगता है। ये क्या हुआ अभी द्रव, मतलब कि हमने इसको उष्मा दी, इसको हीट हमने दिया, हीट हमने दी इसको, लेकिन इसके तापमान में परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे ये 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ था तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी बन गया। आखिर ये भी 0 डिग्री सेल्सियस का बर्फ और ये 0 डिग्री सेल्सियस का पानी, आखिर तापमान बढ़ा ही नहीं, उष्मा कहाँ गई, उष्मा कहाँ खर्च हो गई? ऐसा कौन सा गुप्त स्थान है जहाँ उष्मा चली गई? दोस्तों, उष्मा खर्च हुई है। आप ध्यान दीजिए, आप देखिए ये क्या है, ये एक सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है, और ये क्या है, लिक्विड है। यहाँ पे तापमान तो नहीं बढ़ा, लेकिन हमारी उष्मा जो है, हमारी उष्मा इसकी अवस्था के परिवर्तन में खर्च हो गई। मतलब पहले ये ठोस अवस्था में था, अभी किसमें पहुँच गया, द्रव अवस्था में। तो हमारी उष्मा गुप्त तरीके से खर्च हुई है इसको ठोस से द्रव में बदलने के लिए। इसमें जो है टेम्परेचर को नहीं बढ़ा, इसमें टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों इसी को कहते हैं गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा किसकी गुप्त उष्मा? ये गुप्त उष्मा है गलन की, ये गलन की गुप्त उष्मा है। क्योंकि देखिए बर्फ जो है ये गल रहा है। जैसे आपको गुप्त उष्मा की परिभाषा देनी हो गलन किसी चीज़ की, तो कैसे बताएंगे? किसी पदार्थ के 1 ग्राम, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए
जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। और गुप्त उष्मा किसमें खर्च होती है? उसकी अवस्था को परिवर्तन के लिए। लेकिन अब देखिए पानी हो गया, अब इसके बाद उष्मा जब आप देंगे, इसके बाद जब आप उष्मा देंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब ये 0 से हो सकता है, बढ़ेगा। अब धीरे धीरे बढ़ते 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 अब उष्मा दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब ये टेम्परेचर 100 तक जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाएगा। आप लोग देखे होंगे अपने घर पर भी, जब आप पानी उबालते हैं तो पानी की शुरुआत टेम्परेचर देते हैं तो कुछ टेम्परेचर रहता होगा, जैसे हम लोग जितने टेम्परेचर पर रहते हैं उतना टेम्परेचर पानी के मतलब के घर पे रहता है। मान के चलिए 37 36 ऐसे टेम्परेचर रहता है। तो उसको जब हम गैस से गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री पहुँच जाता है। अब आप यही थर्मामीटर, ये थर्मामीटर इसमें लगा रहने दीजिए, ये थर्मामीटर आप इसमें लगा रहने दीजिए। थर्मामीटर लगे रहने पर आप देखते क्या है, ये उष्मा देने के बाद हीट, उष्मा देते हैं 100 डिग्री पे, तो क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर वो नहीं बढ़ता। अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन आप देखते होंगे धीरे धीरे भाप में बदलने लगता है, धीरे धीरे भाप में बदलने लगता है। अब आप देखेंगे इसका धीरे धीरे भाप में बदलता रहेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। अब ये क्या होगा, पूरा जब तक पूरा भाप में न बदल जाए तब तक इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, लेकिन हाँ बदल रहा है कुछ, इसकी अवस्था। तो उष्मा खर्च हो रही है, लेकिन यहाँ इसकी टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं, इसकी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए। अब क्या हुआ, पहले ये क्या था, ये हमारे पास लिक्विड था। लिक्विड कितने 100 डिग्री सेल्सियस का द्रव था, ये द्रव है 100 डिग्री सेल्सियस का, मतलब वाटर है दोस्तों। वाटर ही 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, बॉइलिंग होता है उसका। तब अब क्या हुआ, ये अब 100 डिग्री का भाप बन गया, भाप बन गया अभी। तो आप देखिए इसका भी 100 डिग्री टेम्परेचर है, इसका 100 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन उष्मा हमने लगातार दी है, उष्मा हमने लगातार दी है। तो आखिर उष्मा गई कहाँ, उष्मा कहाँ गई, उष्मा खर्च हुई है इस जल मतलब कि इस द्रव को, मतलब कि जल की इस द्रव अवस्था को गैस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए। तो अब क्या बताएंगे इस उष्मा के बारे में, कैसे हम बताएंगे, ये गुप्त तरीके से खर्च हुई जो हमें दिखी नहीं है, जिसको हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। मतलब क्यों वाष्पन गुप्त उष्मा क्यों करते हैं, इसको पूरा वाष्प बदलने के लिए उष्मा खर्च हुई है और इनमें दिखती नहीं, गुप्त तरीके से खर्च होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा। जैसे हमने बताया था आपको गलन की गुप्त उष्मा कि 1 किलोग्राम ठोस को द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, गलन की गुप्त उष्मा। वैसे यहाँ पर क्या कहेंगे, 1 किलोग्राम द्रव को भाप में बदलने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो आपने दोस्तों से समझा होगा कि उष्मा 2 तरीके से खर्च होती है, एक तो टेम्परेचर बढ़ाने में और दूसरी उसकी अवस्था को परिवर्तित करने में। यहाँ तापमान के आधार पर हमने क्या देखा, हमारे पदार्थ में जो है तापमान को परिवर्तित करके हमने एक ही पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में परिवर्तित कर दिया। तो आप इसे क्या समझते हैं कि एक पदार्थ तीनों रूपों में रह सकती है, ठोस में, द्रव में, गैस में। अब आप सोचते होंगे कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिन्हें आपको देख के लगता होगा कि शायद ये द्रव में ना बदलेंगे, लेकिन उनका गलनांक ऊंचा होगा। जैसे लोहा है, लोहे को भी आप गर्म करते जाइए तो ऐसा टेम्परेचर आएगा जिस पे वो गलेगा। लेकिन हाँ, हर पदार्थ की गलनांक अलग अलग होते हैं, हर पदार्थ की। और हाँ दोस्तों, अब मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसको क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जिस टेम्परेचर पे ये बर्फ क्या हुआ, पानी में बदला, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, गलनांक। और जिस तापमान पर ये द्रव गैस में परिवर्तित होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांक। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना कि अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस समय टेम्परेचर जो हमारा कांस्टेंट है, और जब ये द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तब भी क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक। और जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ताप का क्या प्रभाव होता है। अब चलिए हम समझते हैं आगे। अगर आपको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझाएं तो देखिए, अभी एक चीज़ और आप समझाते हैं आपको हम। ये देखिए हमारे पास
ये क्या था हमारे पास, ठोस। ये देखिए हमारे पास क्या था, ठोस। अब हमने क्या किया, हमने इसको दी हीट, मतलब उष्मा दी हमने दोस्तों इसको, यहाँ पे क्या दी, उष्मा। उष्मा दी तो ठोस से किस में परिवर्तित हो गया, अब ये बन गया द्रव। अभी क्या बन गया दोस्तों, द्रव बन गया। अब फिर हमने इसको फिर उष्मा दी, फिर उष्मा दी। अब क्या हुआ, ये द्रव से क्या बन गया, गैस। आप इसकी अवस्था में परिवर्तन, इसका विपरीत कार्य करके भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए गैस से आप उष्मा निकालना स्टार्ट कर दें, जब ज़्यादा उष्मा निकाल लेंगे तो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, द्रव में। द्रव से ज़्यादा उष्मा निकालना शुरू कर दीजिए, निकालते चले जाइए, फिर किससे परिवर्तित हो जाएगी, ठोस में। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए होंगे कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पदार्थ के ऊपर। और ये सब क्रियाएं जो हुई हैं दोस्तों, ये सब क्रियाएं वायुमंडलीय दाब पे हुई हैं। ये सारी क्रियाएं में हमने अपने दाब को परिवर्तित नहीं किया है, ये ध्यान दीजिएगा। जितनी भी क्रियाएं हुई हैं इसमें हमारा दाब परिवर्तित नहीं हुआ है। और दाब कितना रहा है, वायुमंडलीय दाब रहा है। वायुमंडलीय दाब हमारा कितना होता है, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब हमारा होता है 1.01 × 10⁵ पास्कल। पास्कल को ही दोस्तों हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये दाब रहा है। चलिए हम दोस्तों देखते हैं अब कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है पदार्थ पर। तो हमारा अगला टॉपिक है पदार्थ पर दाब का प्रभाव। दोस्तों आप जानते होंगे ठोस और द्रव में जो उनके बीच के खाली स्थान होते हैं, दोस्तों ठोस और द्रव में जो उनके बीच में खाली स्थान होते हैं, उसी के आधार पर वो ठोस और द्रव होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ आप देखिए दाब परिवर्तन का प्रभाव। चलिए ठीक है, अब जैसे हम यहाँ आपको दिखाते हैं कि अगर ये स्पेस, जैसे दो कणों के बीच में जो स्पेस होता है, इसी के आधार पर हम क्या कहते हैं कि ये ठोस है, ये द्रव है। अगर उनके पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस है वो बहुत कम हो तो हमारा क्या होगा, वो हमारा ठोस होगा। और यदि उनके बीच की जो स्पेस है वो तो बढ़ जाए तो क्या होगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा द्रव। चलिए ये देखिए, जैसे हम इसको समझाएंगे, आपको बताते हैं। कोई आप सिलेंडर ले लीजिए, सिलेंडर ऐसा हो जो एयर टाइट हो। ऐसा सिलेंडर ना हो कि उसमें हम गैस भरें और नीचे से निकल जाए, ऐसा सिलेंडर नहीं होगा। ठीक है, सिलेंडर हमारा पूरा ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई लीकेज ना हो। अब सिलेंडर में हमने क्या किया, कोई गैस ले लिया। गैस लेने के बाद हमने एक पिस्टन लगाया, इसके ऊपर से एक पिस्टन लगाया, ये रहा पिस्टन। और जो पिस्टन है दोस्तों, ऐसा नहीं पिस्टन से दबाने में साइड से गैस निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, मतलब लीकेज नहीं है। अब क्या करिए, इसको आप प्रेशर बढ़ाइए। इसको हमने किया दाब, मतलब दाब जो था यहाँ पे वो हमने दाब बढ़ाया। अब इसके पार्टिकल्स जो गैस में बहुत दूर दूर थे, जब हमने दाब बढ़ाया तो क्या हुआ, ये पार्टिकल पास पास आने लगे। मान लीजिए दाब हमने क्या किया, बढ़ा दिया। अब दाब जब हमने बढ़ा दिया तो इसके पार्टिकल पास पास हो गए काफ़ी। जैसे मान लीजिए इतनी दूर दूर थे, अब पार्टिकल यहाँ हो गए, मतलब काफ़ी नज़दीक हो गए। लेकिन हम इसके बावजूद भी नहीं मान लें। ठीक है, जिद्दी थे, हमने और दबाया। होता है ना कि जो दबे उसको दबाते जाओ, तब तक दबाते जाओ जब तक कि वो बर्दाश्त करने की सीमा पार न कर जाए। ठीक है, ऐसा करते हैं हम लोग, बताएंगे किसके साथ करते हैं। अब देखिए हमने और दबाया। अब इतना दबा दिया कि बेचारा ये पानी हो गया। समझ रहे हैं ना आप, ये पूरा क्या हुआ, लिक्विड में बदल गया, क्योंकि इनके बीच की स्पेस बहुत कम हो गई। तो आप क्या देख रहे हैं, दाब में परिवर्तन करके हमने गैस को क्या किया, दाब में परिवर्तन करके हमने गैस को द्रव में बदल दिया। तो यहाँ से क्या समझ रहे हैं आप
कि एक हमने ताप में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर दिया था, और यहाँ पे हमने दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं को फिर परिवर्तित किया। वहाँ पे हमने क्या किया, ठोस में ताप बढ़ाया तो द्रव बना, द्रव का भी ताप बढ़ाया तो क्या हुआ, गैस बन गया। अब यहाँ हमने दाब बढ़ा के इतना दबा दिया इसको कि अभी द्रव बन गया। ऐसा एग्जाम्पल आप घर पे अपने देखते होंगे, जो सिलेंडर होता है एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी जो सिलेंडर होता है, आप एलपीजी सिलेंडर देखे होंगे, तो उसमें कितना गैस आ जाता है, उसमें ऐसे गैस नहीं आता। आज 14 किलो गैस को छोड़ दिया जाए तो बहुत बड़ा एरिया लेता है वो, लेकिन उसमें प्रेस करते करते भरते जाते बहुत ज़्यादा दाब, इतना दाब बढ़ा देते हैं। कभी आप सिलेंडर लेके उसको हिलाइए, आप जब आप सिलेंडर को ऐसे हिलाएंगे तो आपको महसूस होगा उसके अंदर से मतलब लिक्विड हो, द्रव हो, तो उसमें इतना ज़्यादा दाब कर देते हैं कि वो जो होता है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो आप क्या समझ रहे हैं, मतलब पदार्थ जो है, पदार्थ दो चीज़ों से अपनी अवस्थाओं में परिवर्तित करता है। तो आप इसका निचोड़ आप क्या समझ रहे हैं कि ताप और दाब में परिवर्तन करके हम पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। इतना आप समझ गए होंगे। मतलब ताप में और दाब में, दो चीजें, ताप और दाब में परिवर्तन करके आप पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा, एक टर्म आता है ऊर्ध्वपातन, सुना होगा आप लोगों ने। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब वो बीच में द्रव में नहीं आते। अब आप कहेंगे शायद कि हम लोग ऐसा कोई पदार्थ जानते ही नहीं। आप जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं उस पदार्थ को। आप कपूर लीजिए, कपूर आप जानते होंगे, कपूर ले लीजिए, ठीक है, कपूर को। अब कपूर लेके आप किसी उसको चीनी मिट्टी के प्लेट में रख लीजिए, चीनी मिट्टी के प्लेट में आप उसको रख लीजिए, या किसी अन्य बर्तन रख लीजिए और उसको आप गर्म कीजिए नीचे से। जब आप गर्म करेंगे तो दोस्तों आप देखेंगे कि वो सीधे ठोस से सीधे किसमें बदलता है, गैस में, बीच में द्रव में परिवर्तित नहीं होता। तो इस क्रिया क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। अगर कोई पदार्थ सीधे ठोस से सीधे गैस में बन रहा है, मतलब द्रव अवस्था में आ ही नहीं रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। इसका उल्टा भी, अगर कोई पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, उसको हम कहते हैं निक्षेपण। निक्षेपण। देखिए, अगर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, ठीक है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, जैसे ठोस है तो ठोस से सीधे गैस में, ठीक है, द्रव अवस्था में नहीं आ रहा है, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जा रहा है, तो ये क्या है, ऊर्ध्वपातन। लेकिन अगर गैस से, इसका उल्टा, अगर गैस से किस में परिवर्तित हो रहा है, ठोस में, तो ये हमारा क्या है, निक्षेपण। इसके एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए, जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, कपूर हो गया, ये सब चीज़ें ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अभी मैं आपको इसको अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए, अब आप समझ लीजिए क्या किस पे क्या होता है। मान लीजिए ठोस, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ठोस, ये क्या हो गया दोस्तों, आपका ठोस, और ये क्या हो गया, द्रव, और ये क्या हो गया, गैस। तीन चीजें हो गई। अगर कोई चीज ठोस से द्रव में बदलती है तो उसको क्या बोलते हैं, गलना। इसको या फिर संगलन बोल सकते हैं, गलना या संगलन, इंग्लिश में मेल्टिंग या फ्यूजन। और ये जिस ताप पर होती है, जिस निश्चित ताप पे होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। और इसी का उल्टा, अगर द्रव से ठोस में बदल रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जमना। इसको हम क्या कहेंगे, जमना। इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। तो आप देख रहे हैं, अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में बदल रहा है तो उसको क्या कहेंगे, गलना। और जिस टेम्परेचर पे गलता है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट।
और अगर कोई पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, जमना। और ये जिस टेम्परेचर पे जमता है उसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए, अब द्रव से कोई पदार्थ गैस अवस्था में बदलता है। जब कोई पदार्थ द्रव से गैस अवस्था में बदलता है तो इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। कोई पदार्थ द्रव से ठोस गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। इसका उल्टा, कोई पदार्थ गैस से क्या हो रहा है, द्रव में बदल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, संघनन। संघनन दोस्तों आपने देखा होगा, जब आप बहुत ठंडा पानी निकालते हैं फ्रिज से, जब बहुत ठंडा पानी फ्रिज से निकालते हैं तो ग्लास में लेते हैं तो देखते हैं ग्लास के चारों तरफ बूंदें आ जाती हैं, पानी की बूंदें आ जाती हैं। तो ऐसा तो होता नहीं कि ग्लास में छोटे से छेद है उससे निकल आता है, या फिर पानी निकालते मान कोई बैठा रहता है, भाई जैसे फ्रिज से पानी निकलना उसको काम है तुरंत फ्रिज में पानी डाल देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा होता है, नहीं होता है, लेकिन ये सब आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं, एटमॉस्फेयर से आते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जलवाष्प जो हैं वो रहते हैं, लेकिन जब ये संपर्क में आते हैं कांच के, मतलब उस गिलास की जो एकदम ठंडा है, वो क्या करता है, उससे उष्मा ले लेता है। वो क्या होता है, फिर उसमें द्रव में परिवर्तित हो जाता है, और वही द्रव हमारे ग्लास के चारों तरफ लगे हुए रहते हैं। अब देखिए, हमने आपको बता दिया कि अगर ठोस से द्रव में परिवर्तित होता है इसको गलना बोलते हैं, द्रव से ठोस में परिवर्तित होता है तो इसको क्या बोलते हैं, जमना बोलते हैं। मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग हो गया, और ये आपका हो गया बॉइलिंग हो गया, और एक कंडेंसेशन हो गया, और एक आपका हो गया अगर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और हाँ, अगर गैस से सीधे ठोस में बदल रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, निक्षेपण। एब्लिमेशन। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है आप ये सब चीज़ें समझ गए होंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है दोस्तों। आप लोगों ने घड़ा देखा होगा, घड़े में क्या होता है, घड़े में पानी ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है, आखिर उसी टेम्परेचर पे आप बाल्टी में पानी रखते हैं, उसमें ठंडा नहीं रहता है, लेकिन अगर आप घड़े में रखते हैं तो उसमें ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी सोचा। तो वाष्पीकरण होता क्या है कि किसी द्रव पदार्थ का अपनी क्वथनांक से पहले वाष्पीकृत हो जाना, ये क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। आइए इसको हम समझते हैं आखिर ये होता कैसे है। मान लीजिए कोई द्रव है, ठीक है, ये हमने खुले सरफेस पे ऐसे इसको रख दिया है। तो ये होता कहाँ है, ये होता है हमारे द्रव के सरफेस पे होता है। ठीक है, ये घटना सिर्फ सरफेस पे होती है, न कि अंदर, सरफेस पे होती है। अब आप देखिए, जो बाहरी सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, ये देखिए, बाहरी सरफेस पे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो यही जो है, यही इनकी गतिज ऊर्जा काफ़ी रहती है अंदर के अपेक्षा, क्योंकि बाहर से ऊष्मा लेते रहते हैं। और देखिए, और सबकी अपेक्षा, जैसे कि और सब पार्टिकल्स अंदर हैं, इनको चारों तरफ से अनेक पार्टिकल्स ने, देखो ये रहा, ये बाहर नहीं निकल सकते, इनको ये सब अट्रैक्ट करती रहती हैं। लेकिन ये पार्टिकल जो है बाहर के सरफेस पे क्या होता है, इसको तीन ही साइड से खींचने वाले होते हैं, अट्रैक्शन करने वाले। तो ये क्या करते हैं, ये यहाँ से निकलना चाहते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, ये हमारा जो वायु होता है दोस्तों, वायु की खासियत होती है, वो एक निश्चित तापमान पे, वायु एक निश्चित तापमान पे एक निश्चित द्रव की मात्रा रखती है, उसके इस गुण को आर्द्रता कहते हैं। मतलब एक निश्चित तापमान पे वो एक निश्चित वायु की मात्रा रखती है। अगर उतनी वायु की उसमें जलवाष्प, मतलब एक निश्चित तापमान पे दोस्तों एक निश्चित जलवाष्प की मात्रा वायु रखती है। अगर उतनी मात्रा उस वायु के अंदर होती है तो वो और जलवाष्प नहीं लेता। ठीक है, अब देखिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जो जलवाष्प ले रहे हैं, ऐसा नहीं उसमें जलवाष्प भरा हुआ है पूरा वायु, तो हम वायु लेते हैं। मान लीजिए कोई वायु आते हैं यहाँ से, ठीक है, वायु आती है, तो देखिए फिर क्या करता है,
देखिए दोस्तों, इसको उष्मा तो चाहिए ही, इसको उष्मा तो चाहिए, क्योंकि बिना उष्मा के तो ये बाहर जा नहीं पाएगा। जब तक इसकी ऊर्जा, जब तक इसकी गतिज ऊर्जा जो है इनके बीच के आकर्षण बल से ज़्यादा नहीं हो जाती, तब तक ये क्या है, ये बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये उसका क्या करता है दोस्तों, ये उष्मा अपने बाहर के वातावरण से, बाहर के वातावरण से और ज़्यादातर अधिकतर उष्मा क्या करता है, अपने नीचे के भाइयों से ही ले लेता है और उष्मा लेके धीरे से निकल जाता है। अब जब उष्मा लेके ये निकल जाता है दोस्तों, तो हो जाती है यहाँ उष्मा की कमी, क्योंकि भाई जो उष्मा थी इसके साथ का ये लेके निकल लिया, और जब ये निकल लिया तो उष्मा की होगी कमी, और जब उष्मा की कमी हो गई तो क्या होता है, यहाँ का तापमान गिर जाता है। तो आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप किसी प्लेट में मतलब कि जो फैला हुआ प्लेट हो, उसमें आप पानी ले लीजिए, उसको खिड़की के पास अपने रख दीजिए, और एक ग्लास में पानी ले लीजिए, उसको भी आप खिड़की के पास रख दीजिए। इन सब पानी को रखने के बाद आप कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। जब आप कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद वहाँ जाएंगे तो क्या देखेंगे, आप क्या देखेंगे, इसका जो पानी, जितना आप निशान लगा के पानी रखिए, जितनी मात्रा आप पानी की वहाँ रखे रहेंगे वो पानी की मात्रा घट जाती है, वो पानी की मात्रा घट जाती है, और जो ग्लास में पानी रखते हैं वो भी घट जाती है। और आप किसी और भी चीज़ में, कहीं और जगह भी रख दीजिए, किसी और जगह भी रख दीजिए पानी, तो कहीं भी आप रखेंगे देखेंगे उसकी मात्रा घट जाती है। ऐसा होता क्यों है, ये दोस्तों वाष्पीकरण के ही कारण होता है। और हाँ, वाष्पीकरण की एक और खासियत है कि ये कई चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे आप ज़्यादा फैले हुए बर्तन में इसको रखेंगे, ज़्यादा फैले हुए बर्तन में इसको रखेंगे तो इसका वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि क्या होता है, ये एक सतही घटना है, ये एक सतह पे होती है, सरफेस फिनोमेना है। तो ये सतह पे होती है, इसको जितना ज़्यादा सरफेस आप देंगे, जितना ज़्यादा इसको सरफेस आप देंगे, उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। और एक और चीज़ है तापमान दोस्तों, अगर तापमान ज़्यादा होगा तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। जो गतिज ऊर्जा अपने नीचे के कणों से ऊष्मा लेके पूरी कर रहा है, जब आप तापमान ज़्यादा होगा तो इसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, जिससे ये आसानी से निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा होगा तब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। और एक दोस्तों मैंने आपको बताया था, वायु में जलवाष्प की जो मात्रा होती है एक निश्चित तापमान पर, उसको आर्द्रता कहते हैं। ये आप समझ लीजिए, वायु में एक निश्चित तापमान में जल सोखने की जो क्षमता होती है उसको ही आर्द्रता कहते हैं। तो जल की आर्द्रता जितनी कम होगी, वायु की आर्द्रता जितनी कम होगी, वो क्या होगा, उतना ज़्यादा जल सोखेगा। अगर वायु पहले से ही एकदम आर्द्र हो, जैसे बरसात के मौसम में आपने देखा होगा, बरसात के मौसम में जो हमारी वायु होती है उसकी आर्द्रता काफ़ी होती है। तो आप देखिए, बरसात के मौसम में हमारा पसीना नहीं सूखता, हवाएं चलती रहती हैं लेकिन हमारा पसीना नहीं सूखता। क्यों नहीं सूखता, क्योंकि जो वायु है उसको जितनी मात्रा चाहिए होती है उस तापमान पर जल की, वो बरसात की वजह से जगह जगह से पानी उसमें भर जाता है। तो क्या होता है, पानी, हमारा पसीना नहीं सूखता, इसलिए बहुत उमस महसूस होती है। आप भी देखते होंगे बरसात के मौसम में कपड़ा बहुत कम सूखता है, लेकिन गर्मी के मौसम में एयर एकदम ड्राई होता है, उसमें जलवाष्प की मात्रा कम होती है, तो क्या होता है, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ये सभी क्या है, ये सभी वाष्पीकरण के उदाहरण हैं। आप लोगों में कई लोगों ने घड़े का यूज किया होगा, तो घड़े में क्या होता है, घड़े में कैसे वाष्पीकरण हो जाता है। जैसे देखिए, कोई घड़ा है, ये घड़ा रहा हमारा, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, चलिए ठीक है, पानी रख दीजिए इसमें हम। तो आप घड़े में देखिए, जब घड़े में पानी रखते हैं तो उसमें बहुत छोटे छोटे उसमें छिद्र होते हैं, उन छिद्रों से पसीज कर पानी बाहर आता है। और ये पानी जब बाहर आता है तो क्या होता है, ये अपने अंदर से ही अंदर के जो पार्टिकल हैं इनसे उष्मा लेता है। इसमें सरफेस इसका टच हुआ यहाँ के पानी से, यहाँ से, तो इसके माध्यम से क्या करता है, उष्मा लेता है, और इन्हीं की उष्मा लेकर ये क्या होता है, वायु के साथ चला जाता है। जब वायु के साथ चला गया तो उष्मा यहाँ से लेके गया, तो उष्मा ले जाने से क्या हुआ, यहाँ उष्मा की कमी हो जाती है। इस उष्मा की कमी की वजह से यहाँ का तापमान गिर जाता है। और आपने महसूस किया होगा, जब हमें पसीना होता है तो पसीने के बाद जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, हमें ठंडक महसूस होती है। क्यों महसूस होती है, कि जब हवाएं चलती हैं तो जो हमारे पसीने के कण हैं, हमारे पसीने के,
वो वाष्पीकृत होते हैं, और वाष्पीकृत होने के लिए उनको चाहिए उष्मा, क्योंकि बिना उष्मा के वो वाष्पीकृत नहीं हो सकते। तो क्या करते हैं, उष्मा हमारे शरीर से लेते हैं। उष्मा जब हमारे शरीर से लेते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर को ठंडक महसूस होती है। आपने यूज किया होगा, एक एग्जाम्पल और है एसीटोन। एसीटोन मतलब वो जो नाखून पालिश होता है, नाखून पालिश उसको साफ करता है, उसको हटाता है। तो एसीटोन आप जानते होंगे। तो एसीटोन जब आपके हाथ पे गिर जाता है बड़ा मज़ा आता होगा, एकदम ठंडा कर देता होगा। ऐसा क्यों होता है, सोचे कभी आप? भैया वो मज़ा देता है, लेकिन उष्मा आप ही की लेता है। वो आपके हाथ से उष्मा लेता है, और आपके हाथ की उष्मा लेके वो फुर्र निकल जाता है, और फिर आपको ठंडक दे देता है। और वही कंडीशन हमारे साथ पसीने वाष्पीकरण के साथ ऐसा होता है। आप देखिए पेट्रोल ही लीजिए, पेट्रोल भी अपने हाथ में डालेंगे, उसमें भी क्या होता है, वो भी बहुत तेज वाष्पीकृत होता है, लेकिन उष्मा कहाँ से लेता है, उष्मा हम ही से लेता है। तो वाष्पीकरण में क्या होता है, वो अपने आसपास के वातावरण से ही उष्मा लेता है और वायुमंडल में चला जाता है, और जब उष्मा लेके जाता है तो वहाँ उष्मा की कमी हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों वाष्पीकरण साधारण तौर पे आप समझ लीजिए कि क्वथनांक, जो हमारा क्वथनांक होता है उससे कम तापमान पर जो जल मतलब कि जो द्रव के कणों का वाष्पित हो जाना ही क्या होता है, हमारा वाष्पीकरण होता है। और ये किन किन चीज़ों पर वाष्पीकरण को मतलब कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। वाष्पीकरण तो आप समझ गए होंगे कि किसी खुले द्रव का क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्पन। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से दोस्तों, पहला लिख दीजिए सतही क्षेत्रफल। दोस्तों सतही क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण उतना ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा हो गया तापमान। तीसरा हो गया आर्द्रता। तो सतही क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा दोस्तों उतना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण, तापमान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा होगा वाष्पीकरण, और आर्द्रता जितना होगा उतनी ज़्यादा होगा वाष्पीकरण। और एक और चीज़ है, वो है हमारा चौथा, वायु की गति। वायु की गति, अब सोचते हैं कि वायु की गति होने पे वाष्पीकरण कैसे ज़्यादा हो जाता है। जब वायु की गति होती है, जब तेज़ वायु आते हैं तो सरफेस के ऊपर से होते हुए वायु को कण को ऊर्जा देते हुए अपने साथ लेके वो चली जाती है, जिसका उसका वाष्पीकरण हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ आपका दोस्तों ये अध्याय अब आपका समाप्त हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले अध्याय में, हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ। तो दोस्तों ये चैप्टर आपको कैसा लगा, इसके विषय में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।